Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to new chapter magnetism. लास्ट चैप्टर था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. उस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो अराउंड दैट कंडक्टर यू विल हैव मैग्नेटिक इफेक्ट या आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. यहां पे हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ मटेरियल इन द सेंस कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस ही मैग्नेट है जिसके वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड अराउंड मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता होगा तो बार मैग्नेट आपको पता होगा, उसके बाद हॉर्सशू मैग्नेट पता होगा आपको, या बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो ना आप यूज करते हो एज अ मैग्नेट. ठीक है, ये दीज आर द मैग्नेट ओनली, एज अ मैग्नेट का दीज आर द मैग्नेट ओनली. ये मैग्नेट्स आपने यूज किया होगा तो ये मटेरियल के फॉर्म में है. इट इज नॉट, दीज मटेरियल्स आर नॉट जनरेटिंग यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ करंट. तो ये परमानेंटली उनके अंदर मैग्नेटिज्म होता ही होता है. ठीक है, तो अब क्या होता है कि ना हम ना मैग्नेटिज्म जब डिस्कस करेंगे तो आई एम नॉट गोइंग ऑन द वेरी बेसिक पार्ट. मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अभी मैं थोड़ा डिफरेंट वे से प्रोसीड करूंगा. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैग्नेटिज्म जो है ना किसी न किसी तरीके से फर्स्ट चैप्टर से बिलोंग करता है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो पहले हम देखते हैं कि ना किस तरह से वो चैप्टर से रिलेटेड है. तो हम क्या करेंगे, ऐसा कोई मैग्नेट लेते हैं जिसके बारे में हमें काफी आइडिया है. तो बार मैग्नेट है ना जिसके बारे में हमें मैक्सिमम डिटेल पता है. तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं यहाँ पे बार मैग्नेट है. तो व्हाट आर वी फाइंडिंग कि बार मैग्नेट में हमें ना दो पोल मिला, नॉर्थ मिला और साउथ मिला. ठीक है, तो टू पोल्स का मतलब क्या हो गया, डाइपोल. समझ में, टू पोल्स का मतलब क्या हो गया, डाइपोल. और एक इसका डाइपोल है, ये है मैग्नेट का, तो इसके लिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल. तो ये जो है ना, आप बार मैग्नेट है या कोई भी मैग्नेट होगा आप उसको ना मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हो. मैग्नेटिक डाइपोल मतलब बिकॉज ऑफ टू पोल्स. अब ये क्या बोल रहे हैं कि इस मैग्नेट को हमने ना कट कर दिया टू इक्वल पार्ट्स में, देन व्हाट विल हैपन, तो जहां पे साउथ था वहां पे साउथ होगा, जहां पे नॉर्थ था वहां पे नॉर्थ होगा. बट उसके अलावा ना ऑपोजिट डायरेक्शन में जो नया फॉर्मेशन हुआ वहां पे का ऑपोजिट पोल फिर फॉर्म हो जाएंगे. तो एज यू कैन सी, ये जो मैग्नेट है उसको कितने भी पार्ट्स में आप कट करो, देयर विल बी ऑलवेज साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. तो इट विल बी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ डाइपोल. मैग्नेट हमेशा डाइपोल के फॉर्म में ही आपको मिलेगा. तो इन दिस केस मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल. ये पॉइंट हमको समझ में आनी चाहिए. ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. तो ये बोल रहे हैं कोई ऐसा कंडीशन है जहां पे आपने डाइपोल वर्ड यूज किया होगा. तो आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था कि जब भी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो ये माइनस चार्ज है मतलब माइनस क्यू, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये प्लस चार्ज लेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, तो ये है प्लस क्यू. व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यहां पे जो स्मॉल डिस्टेंस हो क्या होगा 2l. ठीक है, आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सच सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो ये होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप फोकस करते हो तो यू विल फाइंड आउट कि यहां पे ना मोनोपोल इज पॉसिबल. सिर्फ ना नेगेटिव चार्ज या सिर्फ पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट हो सकते हैं. तो मोनोपोल इज पॉसिबल इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, या इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मोनोपोल इज पॉसिबल. इज दैट क्लियर? सो अब इसको थोड़ा सा ना और अगर हम डिटेल में देख रहे हैं तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ. वैसे ही यहां पे जब मैग्नेट के पोल्स के बीच का सेपरेशन आप लोगे 2l, तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ हो जाएगा. ठीक है, अब ना क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने यहाँ पे पोल के जो इंडिविजुअल पोल का जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पे इन केस ऑफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लूंगा तो इंडिविजुअल जो पोल का स्ट्रेंथ है इसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे, है ना. ये इसमें दो पोल्स हो गए, तो इंडिविजुअल पोल के स्ट्रेंथ को, मतलब ये जो पोल का स्ट्रेंथ हो किससे पता चलेगा, इस चार्ज से. इस पोल का स्ट्रेंथ पता चलेगा आपको इस चार्ज से, मतलब दोनों का जो वैल्यू है सेम ही होगा, बट आपको उसका स्ट्रेंथ पता चलेगा चार्ज के हिसाब से. मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा डाइपोल का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, या उसके पोल का स्ट्रेंथ आपको बताएगा कि कितना पूरे डाइपोल का स्ट्रेंथ होगा. तो ये जो पोल का स्ट्रेंथ उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे चार्ज बोलेंगे. तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर उसको चार्ज अब बोलते हैं तो व्हाट डू वी कॉल इन मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिज्म में हम उसको क्या कंसिडर करते हैं. तो जैसे अभी क्या पहला तो क्वेश्चन ये कि क्या कंसिडर करते हो, बात की बात है, क्या चार्ज मैग्नेटिज्म में भी एग्जिस्ट होगा. पहला क्वेश्चन तो ये है कि विल द चार्ज एग्जिस्ट इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म आल्सो. तो ये क्या कहते हैं कि मैग्नेटिज्म में ना चार्ज तो नहीं बोल सकते, बट चार्ज जैसी कोई क्वांटिटी होती है. ठीक है, तो वो क्वांटिटी को इन्होंने क्या बताया कि जो साउथ पोल पे है उसको आप -m ले लेते हो, और जो नॉर्थ पोल पे उसको क्या लेते हो, +m ले लेते हो. तो एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो चार्ज है ना, ये चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोल का स्ट्रेंथ है. ध्यान देना, चार्ज क्या है, चार्ज इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल.
इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोल का स्ट्रेंथ है, चार्ज इज द स्ट्रेंथ ऑफ पोल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैसे जो स्मॉल m है वो क्या है, इट्स द स्ट्रेंथ ऑफ पोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल के पोल का जो है ना स्ट्रेंथ है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी क्या करें, इसको ना दो पैटर्न में हम स्टार्ट कर देते कंपेयर करना। तो यहां पे जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, इसको हमने ले लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इस साइड हमने क्या ले लिया है, मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक डाइपोल पोल स्ट्रेंथ हम उसको बोलते हैं चार्ज। क्लियर ना? अभी जो उसके पोल का, ये डाइपोल के जो पोल का स्ट्रेंथ है वो क्यों है, उसको क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। और उसका नोटेशन क्या है, उसका नोटेशन है क्यू। क्लियर? अब क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक डाइपोल के पोल स्ट्रेंथ का क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पोल स्ट्रेंथ वैसे ही होगा मैग्नेटिक डाइपोल पोल स्ट्रेंथ। तो ये बोल रहे हैं इनको कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं मिला होगा, तो इन्होंने क्या बोला, चलो ठीक है इसका नाम ना आप दे दो पोल स्ट्रेंथ ही, ठीक है, इसका नाम है जस्ट पोल स्ट्रेंथ। और नोटेशन हमने देखा, उसका नोटेशन क्या होगा, स्मॉल एम। तो एक हिसाब से देखा जाए तो अगर मैग्नेटिक मटेरियल है ना, जो मटेरियल है, जो मैग्नेट है, वो मैग्नेट का ना एक्चुअल में एक हिसाब से ये चार्ज जैसा ही हो गया है ना, वो मैग्नेट का चार्ज ही हो गया स्मॉल एम। इसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। अब किसी किसी बुक में अगर आप फाइंड आउट करोगे तो स्मॉल एम को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू सबस्क्रिप्ट स्मॉल एम, मतलब चार्ज ड्यू टू मैग्नेट। किसी किसी बुक में ऐसा भी मेंशन किया, चार्ज ड्यू टू मैग्नेट। लेकिन हम ना यहाँ पे चार्ज के जैसा ट्रीट करेंगे बट उसको चार्ज नहीं बोलेंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए, समझ में आई बात? अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अब हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। चार्ज के लिए ले रहे हो तो एक सिंगल चार्ज है और बहुत स्मॉल चार्ज है, तो उसको आप बोलते हैं पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे अब जो हमारा स्टडी है ना, ये किसके लिए, फॉर पॉइंट चार्ज। बट मैग्नेट के केस में एक सिंगल चार्ज तो एग्जिस्ट होगा नहीं, तो मैग्नेट के केस में आप क्या लोगे, तो मैग्नेट के केस में लोगे आप फॉर वन पोल। मतलब यहां पे क्या होगा कि जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे क्या हम जैसे नॉर्मली चार्ज लेंगे, यहां पे लाइक जैसे ये नॉर्थ हो गया, करेक्ट, ये साउथ हो गया, तो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ नॉर्थ के बारे में। क्लियर? और जो नॉर्थ का जो चार्ज है वो क्या होगा, प्लस एम होगा, और जो साउथ का जो चार्ज होगा वो क्या, माइनस है। चार्ज इन द सेंस पोल स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिज्म के केस में। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर पॉइंट चार्ज मैंने लिया है तो इसमें क्या होगा कि जैसे कभी इन्होंने बोला ये पॉइंट चार्ज है आपका, ये प्लस है या माइनस है। अब जो भी चीज आप स्टडी करो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे स्टडी कर रहे हो, और ये चार्ज से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, स्मॉल आर हो गया। वैसे जैसे हमने यहाँ डिसाइड किया कि पोल स्ट्रेंथ, मतलब ना जैसे वहां पे चार्ज है, यहाँ पे एक सिंगल चार्ज तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप ले कि नॉर्थ पोल से एक कोई पॉइंट पी है, उसका डिस्टेंस क्या है, आर है। हमको सारी चीजें उस टर्म में स्टडी करनी है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज वाला ही कंडीशन ले लिया, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, पहला जो पॉइंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट, हमने लिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नोटेशन होता है V, और फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू 1/4πε0। जो चार्ज है उसकी वैल्यू ले, साइन वगैरह के साथ में भी लोगे आप, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, और कितने जगह पे कहां पे आपको फाइंड करना, P पे फाइंड करना। आप पोटेंशियल निकाल रहे हो P पॉइंट पे, दैट इज आवर डिस्टेंस R। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बोल रहे हैं आप इस चीज को अपना मैग्नेटिक पोटेंशियल के टर्म में समझने की कोशिश करो। मैग्नेटिक पोटेंशियल का नोटेशन क्या होगा, व्हाट विल बी नोटेशन फॉर द मैग्नेटिक पोटेंशियल। मैग्नेटिक पोटेंशियल का नोटेशन क्या लेंगे, V लेंगे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू, अब यहां पे छोटी सी पॉइंट है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है ना कि अगर आपने लास्ट क्लास में किया होगा, जैसे ना हमने किया था कि कांस्टेंट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते तो 1/4πε0, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के केस में हम जब भी कांस्टेंट लेते हैं तो μ0/4π, करेक्ट। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो ना 1/ε0, ये एप्सिलॉन एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस है, और जो μ0 है ये मैग्नेटिक फील्ड का सिग्निफिकेंस है। एक हिसाब से देखा जाए तो हम 1/ε0 को ही रिप्लेस करके μ0 रखते हैं इनकेस का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कांस्टेंट का वैल्यू। तो आप सिर्फ ना 1/ε0 को हटा दो तो क्या वहां पे μ0 रख दो, तो ये क्या होगा, μ0/4π। तो कांस्टेंट की वैल्यू ना वेरी सिमिलर टू दिस, मतलब ये हो गया μ0/4π हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ε0 है तो मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, μ0 है मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आया? अब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे आपने यहां पे लिया ना चार्ज का जो स्ट्रेंथ है, मतलब ना ये चार्ज की वैल्यू, वैसे उसके चार्ज की वैल्यू क्या लिया आपने, स्मॉल एम ले लिया, ठीक है। और कौन सा डिस्टेंस पे ले रहा हो, आर पे ले रहे हो, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा क्लियर? अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या नोटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नोटेशन है कैपिटल E, क्लियर। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को और ना V को अगर मैं रिलेट करूं, इफ आई वांट टू रिलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड V, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन R होता है, गॉट इट। सो अब यहां पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ले लूं तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का नोटेशन इज B। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये क्या होगा,
मैग्नेटिक पोटेंशियल अपॉन आर, उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। अब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लीजिए पोटेंशियल का फॉर्मूला आप यहां पे पुट कर देते तो क्या होगा 1/4πε0, ये Q अपॉन R है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी R है तो R स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली मैं आगे दैट साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4π, ये क्या होगा स्मॉल m ना, ये स्मॉल m अपॉन R और R डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा R स्क्वायर हो जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा उसका फॉर्मूला हमको मिल गया। क्लियर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का अगर आप डिस्कस करो, इलेक्ट्रिक फोर्स इन द सेंस कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड E किसी और चार्ज के ऊपर इंसिडेंट होगा, मतलब ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पे इंसिडेंट, यहां पे अगर कोई चार्ज होता Q, तो वो चार्ज क्या करता, वो चार्ज एक्सपीरियंस करता फोर्स, तो ये हो जाता F = QE हो जाता। इज दैट क्लियर। या अगर आपको याद होगा ना, इसको याद करने के लिए आपने ऐसे टेक्निक वाला जैसे फेक होता है ना, FAKE होता है, तो यहां पे अपना फेक मतलब FEQ करके आप याद कर लो, तो फेक करके आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो ना। बट आप लॉजिकली समझो तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर आपने किसी चार्ज को रखा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब उसी चीज को हम यहां पे कंपेयर करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के लिए। तो अब हमारा जो टास्क है मैग्नेटिक फोर्स, तो देखिए अगर जब मैग्नेटिक फील्ड B है ना, मैग्नेटिक फील्ड B किसी और पोल स्ट्रेंथ पे इंसिडेंट होगा, मतलब मैं समझो कि यहाँ पे कोई और मैग्नेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा मैग्नेट यहाँ पे और आ गया, तो मतलब वो स्मॉल m होगा, ये भी ऐसे -m+m, ठीक है। तो ये जब इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पोल स्ट्रेंथ के ऊपर अगर इंसिडेंट होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, जब वो पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m पे इंसिडेंट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड B, तब आपको मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। इज दैट क्लियर। अब ये क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से एनालाइज करो। डिफरेंट वे से एनालाइज करने का मतलब कि जो आपने चार्ज लिया है Q1, करेक्ट, ये चार्ज Q1 है, चार्ज Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, चार्ज Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन वाला पैटर्न ले लो ऐसा, जो चार्ज Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर। अब मान लो यहाँ पे चार्ज Q है, उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा होगा, ये क्या है, डिस्टेंस R है। क्लियर। तो अब अगर इस रूल के हिसाब से मैं जाऊं कि Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब Q2 चार्ज पे इंसिडेंट होगा, तो कैसे होगा ये फॉर्मूला, तो ये होगा कौन से चार्ज पे इंसिडेंट हो रहा है, Q2 पे इंसिडेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, चार्ज 1 का है, तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला F क्या हो जाएगा, तो F अभी हो जाएगा E1 का वैल्यू क्या होगा, ये 1/4πε0, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे E1 किसके लिए, चार्ज Q1 की वजह से, कौन सा डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, R पे निकाल, तो R स्क्वायर होगा, और जब Q2 उसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये होगा, तो ये क्या होगा, ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला, तो ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर। अब हम इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं, इसको हम डायग्रामेटिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। डायग्रामेटिकली इन द सेंस आप समझो कि ये मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट में ये साइड का जो पोल स्ट्रेंथ है क्या है, ये -m1 है, और ये क्या है, ये +m1 है, करेक्ट, मतलब ये नॉर्थ पोल का, साउथ पोल का। अब बोले इसकी वजह से ना आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रहा होगा, बराबर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ऐसा ऐसा क्राइटेरिया था, बराबर है ना, ऐसे इंटरसेक्ट किए हुए। अब बोले यहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट रहा होगा, अब ये मैग्नेट में हो सकता है ना इसका M2 का वैल्यू यहाँ पे और M2 का वैल्यू यहाँ पे, हो सकता है इसका नॉर्थ से इंटरेक्ट हो रहा होगा फॉर एग्जांपल, या साउथ से किसी से भी इंटरेक्ट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड में ही लेना। तो अब ये बोल रहे हो सकता है कि जो पहले वाले का मैग्नेट फील्ड है मतलब B1, वो क्या कर रहा होगा, दूसरे मैग्नेट के किसी एक पोल से इंटरेक्ट हो रहा होगा, तो क्या M2 B1 हो गया, तो जो फोर्स का वैल्यू होगा वो F हो गया। तो F क्या हो जाएगा, B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू म्यू नॉट है अपने पास, और 4π है, और वो m है ना, मतलब जैसे m1 हो जाएगा ना, वो हिसाब से देखा तो m1 हो जाएगा, करेक्ट ना, B1 का जो पोल स्ट्रेंथ है वो m1 हो जाएगा। कौन सा डिस्टेंस को निकाले, मान लो ये यहां से इस पोल के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, R हो गया, तो ये R स्क्वायर हो गया, और जो M2 वहां पे ऑलरेडी है तो क्या होगा, M2 हो गया। तो ये क्या होगा, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, अंडरस्टूड, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स बाय वन मैग्नेट ऑन द पोल ऑफ अदर मैग्नेट। इज दैट क्लियर। ये कैसा है, ये आपको फिजिकली ये आपको दिखाई देगा, वहां पे क्या होगा वो भी फिजिकली दिखाई देगा, बट क्या है कि दोस चार्जेस कैन बी वेरी स्मॉल ऑल्सो, या आपको बड़े स्ट्रक्चर में भी देखने को मिल सकता है, बिगर स्केल में भी आप देख सकते हो, स्मॉलर स्केल में भी देख सकते हो। बट यहां पे क्या होता है, आपको ना बिगर स्केल पे ही, आपको स्मॉलर स्केल पे भी आप स्टडी कर सकते हो, बट ये चीज आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हो। इज दैट क्लियर। दिस वन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट्स पे, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल। तो ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये पोल स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक डायपोल का हो गया, दैट इज चार्ज सेपरेशन बिटवीन देम इज 2n, व्हिच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ। तो यहां पे क्या होगा, ये होगा
when south pole and north pole separated by a particular distance, ये हो गया मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, करेक्ट। और उनके बीच का जो सेपरेशन है उसको बोलेगा मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ 12, यहाँ पे है मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ। अब यहाँ पे एक नई क्वांटिटी कंसिडरेशन में आती है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका हम नोटेशन क्या लेते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ना, जैसे कि ना डाइपोल का जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होगा ना वो यही बताएगा। और दूसरा क्या होता है कि जो प्रैक्टिकली आपको देखना ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अब कितना पावरफुल है, क्या है, वो कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या होगा, आपने पी लिया, उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, करेक्ट, एंड द सेपरेशन बिटवीन दोस टू चार्जेस, तो Q into 12, इज दैट क्लियर। और जो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम -q टू +q की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। आप समझ में आ रही है। अब वैसे ही ये बोल रहे हैं कि जब आप मैग्नेटिज्म में लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी मिलेगा। तो लास्ट चैप्टर में ये किस फॉर्म में था, कैपिटल M उसका नोटेशन था, कैपिटल M। अगर आपको याद होगा ना मीना, और इस फॉर्मूले को हम आगे भी यूज करेंगे। ये ना जब आप ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वगैरह करते हो उस टाइम हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ है, या टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप, उस टाइम में हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में क्या होगा, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू 12। ये होगा ना, क्यों हो गया, क्या पोल स्ट्रेंथ होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोल स्ट्रेंथ इनटू 12, यहां पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू 12, गॉट इट। ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इट इज आल्सो डायरेक्टेड फ्रॉम -m टू +m। तो -m क्या होगा, साउथ हो गया, एंड +m क्या होगा, नॉर्थ होगा। अब आते हैं पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब ये क्या करें, पहले तो अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लो। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, ये सेपरेशन, ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, यहां पे दो चीजों पे फाइंड आउट करते हैं। ये पॉइंट P है हमारे लिए, ठीक है, यहां पे ये भी पॉइंट P है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये सेंटर होगा डाइपोल का। तो बोले डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस किसी भी फ्रेम में लोगे वो R होगा। अब भले ही, अच्छा ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूं ऊपर, आप ले लो इसको यहां पे, चलो ठीक है, ये पॉइंट P हो गया। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, इस डिस्टेंस को भी हम क्या ले लेंगे, दिस इज ऑल्सो व्हाट, R। इज दैट क्लियर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। तो ये क्या बोल रहे हैं ना कि जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा ना, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी इन दैट डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी दिस डायरेक्शन। इज दैट क्लियर। बोले जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस चार्ज है, इट इज क्लोजर टू द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लेना है तो ये वेक्टर फॉर्म में होगा, ये भी वेक्टर फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इज दैट क्लियर। सो अब एक हिसाब से देखें तो ये जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे एक्सियल। ये हो गया एक्सियल, ये होगा ई एक्सियल, ठीक है। तो अगर मुझे ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सियल पॉइंट पे, तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, माइनस से प्लस की तरफ होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस से प्लस की तरफ होगा, मतलब डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना पॉजिटिव मिलेगा आपको, क्योंकि वो ना डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या था, 1/4 था। हमने क्या था, 2 लिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और जो है डाइपोल मोमेंट के सेंटर से पॉइंट ऑफ स्टडी का जो डिस्टेंस है, अपॉन क्या लिया था हमने, r² माइनस L² रेस टू क्या लिया था हमने, यहां पे 2 लिया था, करेक्ट। सो ये क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ P, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्या बोला ना, इफ R इज वेरी ग्रेटर देन L, अगर R की वैल्यू L से बहुत बहुत ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, E एक्सियल का फॉर्मूला। सो E एक्सियल विल बी रिटन एज 1/4 हो जाएगा। ये अगर मान लो ना L की वैल्यू बहुत ग्रेट, R की वैल्यू बहुत ग्रेट होगा तो L² नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो R⁴ हो जाएगा, R कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या मिलेगा, ये आपको 2P/R³ मिलेगा। ये पूरी स्टोरी है किसके लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर आप उसको इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या होता, तो ये बोल रहे हैं ना, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में एक्ट होता है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका इस डायरेक्शन में एक्ट होता, मतलब आप जो लाइन ऐसे ले लो, आप
अगर लेना है तो, ठीक है। ये हो जाता है E माइनस क्यू, वेक्टोरियल फॉर्म में लेना तो ले लो। फिर ये चीजें रिजॉल्व होती है तो पूरे का पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलता है ना यहाँ पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में मिलता। तो अब उसके लिए क्या कंडीशन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट का है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट का हमको क्या मिलता था, 1/4πε0 मिला था, ठीक है, इनटू हमको यहाँ पे क्या मिला था, P मिला था, अपॉन ये क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू 3/2। इज दैट क्लियर? और इसका डायरेक्शन क्या है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट इसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप इसको मेंशन कर सकते हो इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू P, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा। डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट एक्ट होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट। अब वही सेम स्टोरी हो गया इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। सो अगर R की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर होगा तो L स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये R ये अपॉन 2 और ये स्क्वायर वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, तो देयरफॉर E इक्वेटोरियल कैन बी रिटन एज 1/4πε0 वी आर गेटिंग, ये P हो गया अपॉन क्या हो गया, ये R Q हो गया। इज दैट क्लियर? डायरेक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये बोल रहे हैं इसी पॉइंट को अगर हम मैग्नेट के टर्म में लेंगे तो क्या होगा, तो लेट्स सी, ये भी पार्ट उतना ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो क्राइटेरिया वही होगा कि अगर आपको मैग्नेट लेना है तो आपने मैग्नेट को यहां पे ले लिया। देखो आप डेरिवेशन करना है तो आप डेरिवेशन कर सकते हो, नहीं करना है तो भी कोई इश्यू नहीं है, बराबर। सो ये मैं इसलिए समझा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ना कोई वेरिएशन नहीं है। इनफैक्ट ना जो आपने डेरिवेशन किया था एक्सियल इक्वेटोरियल के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही सेम डेरिवेशन आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी करना है। तो ये मान लो इसका सेंटर होगा, ये हमने ले लिया, साउथ को ले लिया, ये हमने क्या लिया, नॉर्थ को ले लिया। यहाँ पे क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ -m होगा, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, +m होगा, और आपको क्या है, पॉइंट P यहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट P। तो अब ये जो है सेंटर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल से पॉइंट P का डिस्टेंस इज R। आपको अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे लेना होगा तो ये होगा इक्वेटोरियल पॉइंट, ये पॉइंट P हो गया, पॉइंट ऑफ स्टडी, ये डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, R ले लिया। स्टोरी वही होगा कि आप ना जो साउथ पोल से लाइन ड्रॉ कर दो, नॉर्थ पोल से आप लाइन ड्रॉ कर दो, इस हिसाब से, वो बाद में हम देखेंगे कब क्या हो रहा है, ठीक है। ये है एक्सियल लाइन, फाइन। अब ये क्या बोल रहे हैं, आपको निकाला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, तो ये हमारा पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। सो अब ये क्या करें, वापस से वही ले लेते हम लोग, जैसे मैग्नेटिक फील्ड B हो गया तो B एक्सियल, B इक्वेटोरियल, तो B एक्सियल अगर आप लेते हो तो ये हो गया पॉइंट P। तो यहां पे क्या करना, नॉर्थ पोल इज लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया पॉजिटिव चार्ज का, मतलब कि नॉर्थ पोल का ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन होगा, नेगेटिव मतलब साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, इन सब की वजह से जो है आपके ऊपर इसमें रिजल्टेंट जो मिलेगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो उसको आप ले लो B वेक्टर, लेकिन वो कौन सा होगा, ये होगा B एक्सियल, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B एक्सियल। अच्छा यहाँ पे अगर आपको मेंशन करना था, आप इसको E इक्वेटोरियल भी मेंशन कर सकते थे, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। तो अब हम ना B एक्सियल की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर B एक्सियल, तो वही है सेम पैटर्न में हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे B एक्सियल की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले क्या होगा, आपका कांस्टेंट वैल्यू दैट इज μ0/4π होगा, फिर हम लिखेंगे 2 लिखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखेंगे, फिर जो है सेंटर ऑफ डाइपोल से पोजीशन ऑफ स्टडी का जो डिस्टेंस है, फिर ये क्या होगा, इन ब्रैकेट R स्क्वायर होगा माइनस L स्क्वायर होगा रेज टू 2 होगा। डायरेक्शन का वही सेम स्टोरी है, इन डायरेक्शन ऑफ कैपिटल N, ठीक है, या इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल N, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में एक्ट होगा ना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होगा इस केस में, -m to +m की तरफ, तो ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो भी किधर है, -m से +m की तरफ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे वापस वही पॉइंट की, इफ स्मॉल r इज वेरी ग्रेटर देन L, स्मॉल r वेरी ग्रेटर देन L, तो B एक्सियल की वैल्यू क्या होगी, ये L स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा, फिर R स्क्वायर, ये R स्क्वायर और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 4 होगा, सो R रेज टू 4, ये R के साथ में कैंसिल होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये μ0/4π, ये क्या होगा 2 कैपिटल M अपॉन क्या होगा, ये R क्यूब। डायरेक्शन का सेम स्टोरी। अब हमें आता है B इक्वेटोरियल के लिए, तो B इक्वेटोरियल का क्या कहानी है कि B इक्वेटोरियल में क्या हो गया ना, वापस है, देखो नॉर्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का ये हो गया है ना, नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिल जाएगा आपको, करेक्ट, ये B है वेक्टर, और जो साउथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये क्या होगा, B इक्वेटोरियल हो जाएगा, दिस इज व्हाट B इक्वेटोरियल। तो अभी B इक्वेटोरियल के लिए देख लेते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल का स्टोरी वापस उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ही होगा,
तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होगा, 1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा जो लास्ट वाला फॉर्मूला, तो एम पी के जगह कैपिटल एम होगा एंड ब्रैकेट में क्या होगा आर स्क्वायर होगा प्लस एल स्क्वायर होगा रेज टू 3/2 एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैपिटल एम। इफ आर इज वेरी ग्रेटर देन एल, आर की वैल्यू बहुत ग्रेटर होगी तो क्या होगा आपको यहां पे मिलेगा बी इक्वेटोरियल, सो सेम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अच्छा यहां पे मैंने 4 पाई एप्सिलॉन लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ही रहेगा सिर्फ, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो ऐसे मिस्टेक्स होते रहते हैं तो सो प्लीज जस्ट बी वेरी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि मैं अभी करा रहा हूं तो मुझसे मिस्टेक हो गया कोई इशू नहीं है, आपसे मिस्टेक हो जाएगा तो बहुत बड़ी इशू हो जाएगी, ठीक है, एंड दैट टू इफ एग्जाम में होगा तो और भी बड़ा इशू हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप इतने पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। वी विल कंटिन्यू विद दिस वन फर्दर। ये बोल रहे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया हमने। तो अगर आपको याद होगा तो डेरिवेशन के टाइम में हमने क्या किया था, यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर यहां से ऐसे और ऐसे ड्रॉ किया था, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, और ये जो एंगल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ हो गया, ठीक है, या इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेकिंग एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इट विल बी रिप्रेजेंट बाय द पैरेलल एंड इक्विस्पेस्ड लाइन और इक्विडिस्टेंस लाइंस, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस लाइंस होंगे, वो आपको देगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा, वही सेम क्राइटेरिया है कि पैरेलल लाइंस एंड इक्वी डिस्टेंस अगर होंगे या इक्वी स्पेस होंगे, तो यहां से क्या अगर आपने लाइन ड्रॉ किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपको मिलेगा, मान लो ये डॉटेड चार्ज आपने कर दिया, तो इस पॉइंट को अगर लेना है तो उसको टी ले लो, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, करेक्ट। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अब ये जब ना इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने डाल दिया तो ये क्या करेगा, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा एक सर्टेन एंगल पे। तो ये जो टॉर्क का फॉर्मूला है क्या हो गया, टॉर्क का फॉर्मूला होगा यहाँ पे पीई साइन थीटा, सो पी क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ई। अब देखो एक हिसाब से देखा जाए तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को अंदर डाला है, तो जो अगर आपको याद होगा ना, इसके पहले हमने एक कंडीशन लिया था कि ना, अगर हमारे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर हमने चार्ज क्यू को रख दिया, तो ये क्या करेगा, चार्ज ना फोर्स एफ को एक्सपीरियंस करेगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर आपने डाइपोल को रख दिया, तो डाइपोल का सिग्निफिकेंस क्या है, डाइपोल मोमेंट है, बराबर ना, ये तो एक चार्ज का सिग्निफिकेंस होता है, एक चार्ज का स्ट्रेंथ होगा, ये अगर डाइपोल का अगर आपको लेना है तो ये जैसे ये उसके स्ट्रेंथ को बता रहा है, वैसे ये डाइपोल के स्ट्रेंथ को बताएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पे इंसिडेंट होगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। और अगर इसको देखना है ना तो बहुत वेक्टर फॉर्म में लेना, तो ये ना टॉर्क क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है एक हिसाब से देखा जाए तो सेम चीज वहां पे भी हो जाती है कि जब आप ना मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर जब कोई पोल अगर इंसिडेंट होगा तो वो क्या करेगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब बट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब डाइपोल को आप पुट करोगे तब वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है एक्चुअल में, ठीक है, तो ये टॉर्क वेक्टर। अब थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। तो ये आपको पता चल गया यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को विद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप बोलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाला है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा उसका साइन। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन हो गया एक हिसाब से देखें, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, उसके बीच का एंगल हो गया ये, ठीक है। अब अगर इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लेना है तो ये जो है ये साइन थीटा को आप रिप्लेस कर दो, तो क्या होगा, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्लियर। सो अब अगर यहां पे हमने ले लिया ना, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी, थीटा का वैल्यू अगर 180 है तो भी टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट। और अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगा टॉर्क। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो टॉर्क होगा ना उसकी वैल्यू हो जाएगी पीई हो जाएगा, बट दिस इज मैक्सिमम टॉर्क, गॉट इट। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के केस में। तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में अगर हमने इसी चीज को डिस्कस किया तो ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे यहां पे टॉर्क मिलेगा आपको, तो इसको मैं थोड़ा सा ना पिछले चैप्टर से रिलेट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा, यहाँ पे टॉर्क क्या होगा कि जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बी इंसिडेंट होगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे हो गया, साउथ से नॉर्थ ना, ये डायरेक्शन का उसका,
और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो उसके बीच एंगल थीटा। क्लियर? अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लूं तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे वही हो गया, इफ थीटा का वैल्यू 0 है तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इफ थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है तो टॉर्क का वैल्यू तभी भी 0 होगा। बट अगर थीटा का वैल्यू 90 है तो इस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 ना, तो ये हो जाएगा कैपिटल M कैपिटल B। ठीक है, वो सेम फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। अब हम आ जाते हैं ना एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है। ठीक है, सो ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये कहां पे, जब वो ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा तब। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी स्टोर या हमने ना एक्चुअली डेरिवेशन में वर्क के टर्म में किया था, वर्क हो गया एनर्जी स्टोर हो गया। तो ये क्या होता है कि जब आप ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P को आपने पुट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर, तब एनर्जी स्टोर होगा। करेक्ट? ये पॉइंट को आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर चार्ज Q को रखोगे तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर जब आप डाइपोल को रखोगे, मतलब डाइपोल मोमेंट आप लेना पड़ेगा। आप चार्ज को रखोगे तो ये चार्ज का स्ट्रेंथ हो गया ना, एक हिसाब से देखा जाए। जब डाइपोल को रखोगे तो डाइपोल के स्ट्रेंथ को ले लो, तो वो क्या देगा आपको, टॉर्क देगा। वैसे ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रखेगा, मतलब P को हमने पुट किया, तो उस टाइम जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या, एनर्जी स्टोर इनसाइड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 मिलेगा। ये ऐसा क्लियर? अब यहां पर स्टोरी में छोटा सा ट्विस्ट ये है कि अब बोल रहे हैं ना, इफ थीटा 1 की वैल्यू अगर 90 होगी और थीटा 2 का वैल्यू अगर थीटा होगा, तो ये पूरा इक्वेशन आपका चेंज हो जाता है। W इज इक्वल टू हो जाता है, U इज इक्वल टू ये हो जाता है माइनस PE cos थीटा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये 90। तो cos 90 का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो P माइनस cos थीटा ना, थीटा 2 की वैल्यू ने थीटा ले लिया। मतलब ना जब स्टार्टिंग में मेरा डाइपोल 90 डिग्री पे होगा, फिर का रोटेट होगा, कहां पे जाएगा एंगल को पता नहीं है, वो हिसाब से आप देखो। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला मिला। अब इसके बाद में इन्होंने 3 कंडीशंस ले लिए। 3 कंडीशन में क्या ले लिया कि जो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा है इन्होंने कि इफ थीटा इज 90, तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी, तो u क्या हो गया, ये 0 हो गया, w 0 हो गया, ये u 0 हो गया, तो ये हो गया 0 एनर्जी कंडीशन। क्लियर? अब इसमें ना एक और है। अब इस इतना डिटेल में मुझे नहीं जाना कि ये क्यों होता है, क्या होता है। थीटा वैल्यू का 0 हो गया, तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो यहां पे जो एनर्जी स्टोर्ड होगा या जो वर्क डन हुआ है उसकी वैल्यू होगी माइनस PE हो गया। ये इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, थीटा इज 180 डिग्री, तो क्या होगा, तो जो वर्क डन होगा या एनर्जी स्टोर्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस PE होगी, और इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सारी चीजें जो हमने चैप्टर करी है तो उस टाइम पे डिस्कस कर लिया। ये बस आपको इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप ना इस पॉइंट से रिलेट कर सको, है ना, कि हमें देखना है कि ये सारी चीजें इस केस में भी पॉसिबल है या नहीं है। तो अब यहां पे क्या ले लिया हमने, ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक डाइपोल। तो हमने ले लिया W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, कैपिटल M कैपिटल B। मतलब ना जब आप ना मैग्नेटिक डाइपोल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, बराबर, तो मैग्नेटिक डाइपोल मतलब मैग्नेटिक डाइपोल का स्ट्रेंथ, यार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के हिसाब से बोले तो मैग्नेटिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। तो उसको मैग्नेटिक फील्ड B में रखोगे तो जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगा, तो क्या होगा, ये cos थीटा 1 माइनस क्या होगा, cos थीटा 2 ले लिया हमने। करेक्ट? अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, इफ क्या हो गया, थीटा 1 का वैल्यू अगर 90 हो जाएगा और थीटा 2 का वैल्यू क्या होगा, थीटा ही रहेगा, बराबर, सेम स्टोरी। तो जो वर्क डन होगा या जो एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे एम भी है ना, cos थीटा 1 की वैल्यू 0 हो गई, बराबर, क्योंकि थीटा 1 की वैल्यू हमने 90 ले लिया। तो ये क्या होगा, माइनस MB cos थीटा हो गया। इज दैट क्लियर? अब इसके नाम हम 3 ब्रांचेस ले लेते हैं, वो सेम स्टोरी। ठीक है, अब यहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो W और U की वैल्यू क्या होगी, वो cos 0 नहीं 90 ले लेते हैं, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये क्या होगा, 0 एनर्जी वाला कंडीशन। इज दैट क्लियर? अब क्या ले लिया हमने, अगर थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो वर्क डन और एनर्जी स्टोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस MB हो जाएगा, मैं P लिख रहा हूं।
ठीक है, माइनस एम बी। ठीक है, इस पॉइंट को फिर से लिख देता हूं, माइनस एम बी हो जाएगा ये। तो ये माइनस एम बी का मतलब क्या होगा, ये होगा स्टेबल हो गया, इसको लेना स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर लास्ट कंडीशन का क्या होगा, अगर थीटा वैल्यू 180 है तो W इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू प्लस एम बी हो जाएगा। अच्छा, जिसको लगाना है प्लस कैसे हो जा रहा है, तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो -1 विल मल्टीप्लाई विद 10 इनटू प्लस, सेम थिंग यहाँ पे भी, तो ये -1 विल मल्टीप्लाई विद माइनस, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, अनस्टेबल एनर्जी होगी, यहाँ पे हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम क्यों क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब ना जब ना फोर्स जीरो होगा, तो अगर टॉर्क के हिसाब से मैं लूँ ना, टॉर्क का एक जनरल फॉर्मूला था, टॉर्क इज इक्वल टू आर इनटू एफ। अगर टॉर्क जीरो है मतलब फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ये जीरो है। तो हमने इक्विलिब्रियम ये दो कंडीशन में क्यों लिया है, तो आप देखो ना, जब थीटा का वैल्यू जीरो है तो टॉर्क जीरो है, और थीटा वैल्यू 180 है तो क्या है, जीरो है। इसके लिए मैंने वर्ड यूज किया इक्विलिब्रियम। और स्टेबल अनस्टेबल का मतलब क्या होता है कि मान लो ना किसी के पास ना नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी मतलब बहुत सिंपल टर्म में मैं बताना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू टेक इट वेरी टेक्निकल एंड ऑल, कि अगर आप इमेजिन करो कि ना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉर्मल, आपका है मतलब ना यू आर नॉट इन अ मूड ऑफ गोइंग एनीवेयर एंड मींस आप वेल भी नहीं हो अनवेल भी नहीं हो, ऐसा सिचुएशन ले लो, मतलब जीरो एनर्जी। फिर आप ले लो कि आप अनवेल हो, अनवेल इन द सेंस आपकी नेगेटिव एनर्जी होगी, जो जीरो एनर्जी उससे भी बिलो चला गया। तो जब आप अनवेल हो तो क्या होगा, आपकी एनर्जी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव एनर्जी यू आर स्टेबल, यू आर नॉट रेडी टू मूव एनीवेयर। बोलने का ये मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी टाइप वाले सिचुएशन में रहेगा, वैसा कुछ कंडीशन ले लो आप। अब अगर ना अनवेल हो, अगर वेल हो आप, मतलब आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, तो यू विल बी एक्टिव मोड में ना, यू विल नॉट बी स्टेशनरी, यू विल नॉट बी स्टेबल, तो वो होगा अनस्टेबल। जब पॉजिटिव एनर्जी अनस्टेबल, नेगेटिव एनर्जी होगा तो स्टेबल। ठीक है, अब इसके बाद ना एक पॉइंट और है, ये लास्ट पॉइंट है, एंड ये डिस्कस करने के साथ में हमारा जो है काफी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इस पॉइंट को अभी देख लेते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं ना, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये चार्ज की वजह से आपको फील्ड लाइंस ट्रेवल कर रहा होगा, तो अब ये बोल रहे हैं ना, आपको एक एरिया वेक्टर ले लो, है ना, ऐसे ये एरिया ले लिया आपने। ठीक है, इस एरिया में कैसा होगा कि अगर इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं यहां से स्टडी करूं तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ना समझो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। अब वैसे अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करा तो मैंने यहाँ पे भी एरिया ले लिया, बराबर, और बोल रहे हैं यहाँ पे कोई मैग्नेट ले लो आप। ठीक है, तो मैग्नेट का ये कोई पोल है, मान लो कि नॉर्थ पोल है, ये प्लस एम हो गया, वो साइड का क्या लेना, मतलब वो हिसाब से ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, जैसा भी रहे, या नहीं तो आप ये चार्ज मैंने लिया, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ सकता है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी आ सकता है, कुछ वैसा कंडीशन है, अब वो भी ले लो। मान लो ये चार्ज नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैग्नेट मैंने नहीं दिखाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलेगा मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो गया, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इनका रूल क्या होता है कि यहां पे आप इसको एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एरिया वेक्टर टू दिस प्लेन, ये प्लेन मतलब क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से हो गया, हाँ ये समझो, अगर ये हमने लिया ना, ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन ऐसे बना, प्लेन ऐसे इंक्लाइंड है, ऐसा इंक्लाइंड है, ऐसा इंक्लाइंड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जैसा भी ये ऐसा है तो इसके ऊपर एरिया वेक्टर ऐसा होगा, जब ये ऐसा इंक्लाइंड होता है एरिया वेक्टर ऐसा होगा। तो ये बोल रहे इसके ऊपर अगर आपने एरिया वेक्टर ड्रॉ किया तो एरिया वेक्टर इसका ऐसे आ जाएगा, दिस इज एरिया वेक्टर, क्लियर। तो ये बोल रहे हैं कि जो एरिया वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है थीटा। वैसे ना मैग्नेटिक फील्ड इसके एरिया वेक्टर के साथ में कितना एंगल बनाएगा, ये भी बनाएगा एंगल थीटा, क्लियर। तो रूल बहुत सिंपल सा होता है इसका रूल ये होता है कि आप ना एक टर्म है जिसको बोलते हैं फ्लक्स, तो यहां पे मैंने यूज कर लिया वर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपको क्या करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ले लो, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होना चाहिए ना, वो कैसे पास होना चाहिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स शुड पास नॉर्मली टू द एरिया, जो एरिया है ना, द प्लेन ऑफ एरिया, जो ना प्लेन ऑफ एरिया है ना, ये प्लेन ऑफ एरिया है, प्लेन ऑफ एरिया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, प्लेन ऑफ एरिया को क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेन ऑफ एरिया को परपेंडिकुलर, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो क्या प्लेन ऑफ एरिया को परपेंडिकुलर नहीं, उसके साथ में एंगल ये बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, करेक्ट। तो ये एंगल तो 90 हो नहीं सकता, तो अब इसको क्या करना है, अब ये बोल रहे हैं इसको रिजॉल्व करो, रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट इसका यहाँ पे आएगा, तो इस जगह पे उसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा हो जाएगा, गॉट इट। तो इसका नाम जब यहाँ पे लोगे तो ई कॉस थीटा, तो अब वो क्या हो गया कि अब देखो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज नॉर्मल ना। अभी देखो ये प्लेन ऑफ एरिया के साथ में क्या हो गया,
जो एरिया का प्लेन है उसके साथ में क्या बना रहा हूं, उसके साथ में बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है, सो अब हो गया ई कॉस थीटा और वो ए हो गया। तो ये क्या बोला, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो गया, ई कॉस थीटा और ए का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो हम उनको एक साथ में लोगे तो होगा ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो फ्लक्स का जो नोटेशन है उसको आप फाई ई से रिप्रेजेंट कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का। अभी बोला फाई ई का वैल्यू क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा है, बट अगर अपना कॉस थीटा को हटाओगे तो क्या होगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। ये क्या है आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया ये, या स्केलर प्रोडक्ट हो गया। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी ले लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी वही क्राइटेरिया है कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स ले रहे हो ना, इफ यू आर टेकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, अब ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगले चैप्टर में। तो मैंने फाइव भी ले लिया है, या आप अगले चैप्टर में आप जाओगे ना तो उसमें से फाइव लिया हुआ है, कोई इश्यू नहीं है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो नोटेशन है वो है क्या है क्राइटेरिया, जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा ना उसको आपको नॉर्मली लेना है, मींस यू हैव टू टेक इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दिस एरिया, मतलब उसको नॉर्मल होना चाहिए। तो ये बी को जब उसको नॉर्मल लेते हो एरिया, ये प्लेन को जब नॉर्मल लेना है आपको बी को, तो ये होगा बी cos थीटा, यहाँ पे ऐसा जाएगा बी cos थीटा इज इन द डायरेक्शन और प्लेन ऐसे है। मतलब प्लेन मतलब देखो प्लेन कैसे डिसाइड करेंगे हम, प्लेन अगर डिसाइड करना डायरेक्शन ऑफ प्लेन कैसे डिसाइड करोगे, तो ये सरफेस है, तो सरफेस के वन एंड से अदर एंड पे आप हैंड को ऐसे स्लाइड करो, तो जो डायरेक्शन है ये प्लेन का डायरेक्शन हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने इसको ऐसे रखा है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द दिस ए एरिया के प्लेन का क्या होगा, तो आप ऐसे हैंड को स्लाइड करो तो ये हो गया डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन बराबर, ये डायरेक्शन हो गया जो एरिया का प्लेन होगा उसका। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो रिजॉल्व करके तो बी cos थीटा वहां पे आ जाएगा। तो ये होगा 5 बी, तो वैल्यू क्या हो जाएगा बी cos थीटा इनटू क्या होगा, ये ए हो गया। तो जो 5 या 5b का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ए cos थीटा हो गया। अब क्या होगा कि आप cos थीटा को आप रिमूव करोगे तो क्या होगा, ये b वेक्टर डॉट क्या हो गया, a वेक्टर हो गया, एंड दिस व्हाट 5b, और उसके पहले क्या होगा, ये 5 हो गया। समझ में आई बात? तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स और ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी आज जो हमने किया है टॉपिक उसमें से हमने कंपैरिजन किया। वैसे आपके इंफॉर्मेशन के मैं बता दूं कि क्या होता है कि हमको ना, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमने डेरिवेशन किया था एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे हम ना मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन करते हैं एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पे। जैसे हमने किया था टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने डिराइव किया था टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे करके हम जब डिराइव करते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा आता है। वैसे ही जब हम ना मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इमेजिन करते हैं तो उसके ऊपर भी टॉर्क एक्ट होगा और उसके भी डेरिवेशन का पैटर्न वही है। देन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका जो डेरिवेशन है वैसा ही डेरिवेशन आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीजें ना काफी सिमिलर है, इनके ऊपर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, जस्ट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन ना मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर आता है, बट हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना ब्यूटीफुली प्रिपेयर किया है हमारे दिमाग में क्लिक भी नहीं होता कि हम ना मैग्नेटिक डाइपोल की जगह पे इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख रहे हैं। अंडरस्टूड? तो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, दैट्स व्हाई आई हैव डन इन कंपैरिजन बेसिस, कि आपको समझ में आ जाए कि देयर इज अ डिफरेंस इन मैग्नेटिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल का वो अलग है, मैग्नेटिक डाइपोल का अलग है, बट ना दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। I hope whatever I explained you people understood. These topics are not very difficult. It's very very easy. Just आपको समझने की जरूरत है। एक बार आप ना इसका लिंक समझ जाओगे, then you can do it very easily. Thank you very much.